हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शंस 22 से 31 तक। तो पहले समय को न गंवाते हुए हम लोग एक एनिमेटेड स्टोरी देखेंगे जिससे हमें समझने में और आसानी होगी। फिर हम लोग इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे। अरे पांडु, कैसे हो? और ये नया हेड कहाँ से लिए? अरे क्या बात करते हो। ये हेड भी भला कोई खरीदने की चीज है? ये तो मैंने रामू से छीना है। अरे तुमने राजू के मूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन कर लिया है? हाँ चलो मैं अब जाता हूँ। अरे राजू, कैसा है तू? यार मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज मेरा रॉन्गफुल लॉस हो गया। मैंने नया हेड खरीदा था, लेकिन पांडु ने मुझसे जबरदस्ती वो छीन ले गया। अच्छा ठीक है, चलो अभी तुम मेरे साथ खेल लो, बाद में मैं तुम्हें तुम्हारी हेड दिलवा दूंगा। अच्छा तुम दिलवा दोगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अरे राजा देखो ये हेड कितनी अच्छी है। ये तो बिल्कुल धूप से मेरी प्रोटेक्शन करती है। हाँ, क्योंकि तुम राजू की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेनिंग कर रहे हो ना। अरे राजा भैया, ये पांडु तो यही मिल गया। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी हेड दिलवाओगे इससे। रुक जा, तू फिक्र मत कर, मैं दिलवा दूंगा तेरा हेड। हाँ भैया, इसने मेरे हेड का रॉन्गफुली लॉजिंग किया है। देखो पांडु, जल्दी से तुम इसका हेड दे दो, नहीं तो तुम जानते हो मेरे गुस्से को। अरे गुस्सा क्यों होते हो, मैं दे रहा हूँ ना इसका हेड। ये ले अपना हेड। ये ले थैंक तेरा यू राजा हेड। भैया, तुमने मेरा हेड दिलवा दिया। चलो ठीक है, अब तुम घर जाओ। और भैया तुम कहाँ जाओगे? वो कैफे वाले ने मेरे साथ कुछ बेईमानी कर ली है, उसका ही हिसाब करने जाऊंगा मैं। ठीक है भैया। अरे राजा तुम? हाँ, मैं कल शाम को बिल भरते टाइम तुमने बेईमानी से मेरे ज्यादा पैसे रख लिए। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, तूने फ्रॉडली कपट से मेरे पैसे ज्यादा रख लिए। अरे भैया मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या तेरे पास है कोई स्ट्रॉन्ग फैक्ट जिससे तू मुझे रीजन टू बिलीव करवा सके? हाँ भैया, मेरे पास कल के बिल की कॉपी है। अरे लेकिन वो तो जाली भी हो सकता है, काउंटर फीट हो सकता है। अब वापस करता है मेरे पैसे या फिर मैं उठ जाऊँ यहाँ से? अरे भैया वो तुम कल ले लेना, आज मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं वहीं जा रहा हूँ, तो कल आ जाना तुम। अरे तुझे कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे मैंने अपने क्लर्क को अपनी एक घर दे दी थी, पोजीशन दे दिया था उसे, अब वो मुझे ही वहाँ नहीं जाने देता। अच्छा ऐसा है, तो ये बताओ उसके डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज कहाँ हैं? अरे वो तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो मैंने उसे बहुत ही सिक्योर करके रखा है। अच्छा, और वो रजिस्टर्ड किसके नाम पे है? अरे वो मेरे दादाजी की बिल थी, उन्होंने अपने वसीयती दस्तावेज में ये लिखा था कि उनके मरने के बाद ये घर मेरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपने घर को खाली करवाओ, और कल मेरे पैसे दे देना समय पे। और अगर वो घर खाली ना करे तो मुझे फ़ोन करना। अच्छा ठीक है भैया, अब चलता हूँ मैं। अब मैं भी अपने घर जाता हूँ, सारे सेक्शंस तो कंप्लीट हो गए। इस स्टोरी से हम लोगों ने सेक्शंस को देखा, अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीसी का सेक्शन 22 हम लोगों का क्या बात करता है, तो वो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी का हिंदी होता है जंगम संपत्ति। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। तो इसका मतलब यह है कि जंगम संपत्ति का उद्देश्य हर विवरण की कॉर्पोरल संपत्ति को शामिल करना है, भूमि और पृथ्वी से जुड़ी चीज़ों को छोड़कर, या अस्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए उपवास किया जाता है, वैसी संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, वैसी संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी चीज़, हमारे घर का टीवी, फ्रिज, एसी हो गया, हमारा बाइक वाइक हो गया, वो तो ऐसे ही ले जा सकते हैं, बेड वेड ये सभी होगा। वैसे चीज़ जो मतलब अटैच टू अर्थ ना हो हमेशा के लिए, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग अपने सेक्शन 23 के तरफ। तो सेक्शन 23 हम लोग का कहता है, चार चीज़ बताता है: रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रॉन्गफुल गेन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। इसका मतलब यह है कि सदोष अभिलाभ किसी संपत्ति का ऐसा अभिलाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार नहीं होता है। मतलब अवैध रूप से कब्जा, मतलब किसी के भी घर पे आप कब्जा कर लिए और उसके घर पे रह रहे हो, उन लोगों को भगा दिए, तो इसके अंदर आएगा हमारा सदोष अभिलाभ, रॉन्गफुल गेन। तो हम लोग इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है रॉन्गफुल लॉस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाई अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग। मतलब सदोष हानि। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिस हानि को उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से उसका हकदार हो। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है गेनिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू गेनिंग wrongfully as well as when person acquires wrongfully।
इसका मतलब है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना। जन कोई व्यक्ति सदोष लाभ रखे और रखता है और सदोष लाभ अर्जित करता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष अभिलाभ प्राप्त करना कहा जाता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती रॉन्गफुली अगर अपने कब्जे में रखता है और उसका लाभ भी उठाता है, फ़ायदा भी उठाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गेनिंग रॉन्गफुली। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है लूजिंग रॉन्गफुली। A person is said to losing wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। इसका मतलब यह होता है सदोष हानि उठाना। जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा सदोष हानि उठाया जाता है। मतलब किसी भी मनुष्य का अगर प्रॉपर्टी है उससे रॉन्गफुली अगर वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया जाता है तो उसके द्वारा और लाभ उठाया जाता है उसके प्रॉपर्टी से कोई भी चीज़ का, तो उसके द्वारा सदोष की हानि उठाया जाना कहा जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 हम लोग का बात करता है डिसऑनेस्टली, मतलब बेईमानी से किसी भी चीज़ को करना। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। Whoever does anything with the intention to causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to that thing is dishonestly। इसका मतलब है जो भी कोई किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के आशय से कोई कार्य करता है वह उस कार्य का बेईमानी से किया गया कार्य कहलाता है। अब हम लोग आते हैं अपने सेक्शन 25 के तरफ। तो सेक्शन 25 हम लोग का बात करता है फ्रॉडेंटली, मतलब कपटपूर्वक, मतलब फ्रॉडली। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अ पर्सन इज सेड टू डू समथिंग फ्रॉडली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने के आशय से करता है उसे कपटपूर्वक कृत्य कहलाता है अथवा नहीं कहलाएगा। अगर उसका इरादा है कपट करने का तभी वो कपटपूर्ण कार्य कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है सेक्शन 26। तो सेक्शन 26 हम लोग का बताता है रीज़न टू बिलीव, मतलब विश्वास करने का कारण। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। इसका मतलब यह है कि यह तब कहलाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का पर्याप्त वजह रखता है, मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए किसी भी बात का विश्वास करने के लिए, तभी हम लोग का रीज़न टू बिलीव के अंदर आएगा, रीज़न टू बिलीव कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 बात करता है प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। यदि किसी की संपत्ति किसी के वाइफ मतलब या तो पत्नी के अंडर में हो या फिर क्लर्क के अंडर में हो या फिर सर्वेंट के अंदर में हो, तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। When property is in possession of a person, wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within this code। इसका मतलब यह है कि जब संपत्ति किसी व्यक्ति के नियमित उस व्यक्ति के पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही माना जाएगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 हम लोग का कहता है काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब सिंपली जाली होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिमिसेबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिमिसेबल टू प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिस्क्रिप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस्ड। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि वैसा व्यक्ति जो किसी एक चीज़ को दूसरे के समान बनाता है और ऐसे व्यक्ति जो धोखे का अभ्यास करने के लिए समानता के माध्यम से इरादा रखते हैं या फिर बस यह जानने के लिए कि धोखे का अभ्यास किया जाएगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करते हैं तो हमारे सेक्शन 28 के अंदर आएंगे और वो काउंटरफिट कहलाएंगे। नेक्स्ट है हम लोग का सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 बात करता है डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ड डॉक्यूमेंट्स डिनोट एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टांस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। इसका मतलब यह है कि दस्तावेज शब्द किसी ऐसे विषय को बताता है जिसे किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं या यह कि साक्ष्य की न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। ऐसी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे, दस्तावेज कहेंगे।
नेक्स्ट हम लोग का है सेक्शन 30। सेक्शन 30 है हम लोग का वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और purports to be a document whereby any legal rights is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or who hereby any person acknowledged that he lies under legal liability or has not a certain legal right। इसका मतलब यह है, मूल्यवान सुरक्षा शब्द उस दस्तावेज को बताता है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्यित है जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार विस्तारित, स्थानांतरित, प्रतिबंधित, नष्ट किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अधीन है या कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है। तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैसे चीज़ों को हम लोग कहेंगे मूल्यवान सुरक्षा। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 हम लोग का कहता है विल और विल। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द वर्ड अ विल डिनोट्स एनी टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट्स। जैसे विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज को बताता है। मतलब वसीयतनामा अगर बना दिया गया है कि हाँ किसी भी आदमी के एक्सपायर करने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, उसके नाम होगी, उन सब को बताने के लिए बिल का प्रयोग किया जाता है। बिल इन्हीं सब चीज़ों को डिफाइन करता है।